अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वाला। इसमें हमने एक कैटेगरी पढ़ ली थी अपनी सेल वॉल इनहिबिटर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, लिपन कोड से चैप्टर इसका आपको मिलेगा 30 चैप्टर है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें। इसमें कितनी कैटेगरीज हैं? 8 कैटेगरीज हैं इसकी ड्रग्स की। सबसे पहले है टेट्रासाइक्लिन, ग्लाइसिसाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स या कीटोलाइड्स, मैक्रोसाइक्लिक, लिंकोस अमाइड्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स, अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 कैटेगरीज हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टेट्रासाइक्लिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देखें कि जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं ये कैसे अपने एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये क्या करती हैं? प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के अंदर उसको इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो जो उसकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप होती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और लास्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल इनहिबिटर्स, वो क्या होते हैं? बैक्टीरिसिडल, जो कि उसको किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपने याद रखना है इन दोनों में। वो बैक्टीरिसिडल थे और ये हमारे पास क्या होती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या होती हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होती हैं वो हमारी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। अब राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होता है 30S और एक होता है 50S। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स होती हैं वो इन सब यूनिट्स पे जाके अटैक करती हैं, इन पे टारगेट इनका होता है ये वाला। ठीक है, 30S पे जाके राइबोसोम्स की प्रोटीन की सिंथेसिस को ये डिस्ट्रॉय करती हैं और उसकी एक्टिविटी को ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की। तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? टेट्रासाइक्लिन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे अपने एक्शन परफॉर्म करती है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है वो सेल के अंदर कैसे एंटर होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। इसके कुछ जो थे ना प्रोसेसेस, किसके जरिए जो ड्रग है वो एंटर होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू। इसमें एक था हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एंटर होगी और ये क्या करेगी? 30S के साथ जाके बाइंड होती है। 30S है ना, इसका राइबोसोम का सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, उसके साथ ही जाके बाइंड होगी। और ये क्या कर, इसका जो मेन एक्शन क्या होता है, कौन से स्टेप को ये प्रिवेंट करती है, ब्लॉक करती है? बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए टू द मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है? पूरा एक राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, पूरा एक दोनों पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है और ये क्या है? राइबोसोम के 2 यूनिट्स हैं, ये 50S है और ये हमारे पास क्या है? 30S है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन का मेन एक्शन किस पे होता है? 30S पे होता है। ये 30S पे जाके उसको टारगेट करती है और ट्रांसफर आरएनए की जो बाइंडिंग होती है मैसेंजर आरएनए के साथ उसको ब्लॉक करती है। जैसे हमारे पास ये क्या है? ट्रांसफर आरएनए है ये वाला, जो कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए के पास। ठीक है, तो जब ट्रांसफर आरएनए इधर नहीं आएगा मैसेंजर आरएनए के पास तो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी अमाइनो एसिड्स की, तो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? इस स्टेप को ब्लॉक करती है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड नहीं होने देती, उसको प्रिवेंट करती है। तो जब ये बाइंड नहीं होगा इसके साथ तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन एक्शन ये वाला होता है। उसके बाद हम देखिए इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, वो मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिक एक्टिविटी होती है वो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, ये ग्रोथ को स्टॉप करती है बैक्टीरिया की। उसके बाद इसके जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड वैरायटी के अगेंस्ट ये एक्ट करती हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्ट करती है टेट्रासाइक्लिन, और जो ग्राम नेगेटिव होती हैं बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट भी ये एक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसकी जो रेजिस्टेंस किस तरह के शो करती है ये ड्रग टेट्रासाइक्लिन। ये हमने कुछ इसके मैकेनिज्म पढ़े थे, इसमें इफ्लक्स पंप था। ठीक है, तो ये मेजरली जो है वो इफ्लक्स पंप के थ्रू रेजिस्टेंस शो करती है, जिसमें जो ड्रग है वो सेल के बाहर मूव कर जाती है। ठीक है, सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ये सेल के बाहर जब मूव करती है तो इसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं आता टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, तो इसका मेजर जो प्रोसेस होता है रेजिस्टेंस का होता है इफ्लक्स पंप। बाकी जो है वो भी शो करती है इंजाइम इनएक्टिवेशन वगैरह है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह वो प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो उससे रेजिस्टेंस शो होती है टेट्रासाइक्लिन को। तो ये कुछ इसके मैकेनिज्म थे। उसके बाद इसकी जो इंडिकेशंस है ना वो डायग्राम्स ये टेबल की फॉर्म में दी हुई हैं कि ये किस किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है उसकी मेन कोज होती है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, एच पाइलोराई, ये आपने पढ़ा भी होगा AHN में। तो इसका इन्फेक्शन जब होता है तो हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? कोलेरा। अब कोलेरा किस वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से कोलेरा डिजीज होती है, कोलेरा इन्फेक्शन होता है। तो इसकी जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इसमें डॉक्सीसाइक्लिन,
अच्छा, आपने क्या करना है, अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स भी याद करनी है। टेट्रासाइक्लिन कौन कौन सी ये इसमें ड्रग्स आती हैं। डॉक्सीसाइक्लिन है, माइनोसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। तो हमने क्या करना है, इसकी इंडिकेशंस में डिफरेंट ड्रग्स को भी याद रखना है, कौन कौन सी ड्रग किस किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो कोलरा में कौन सी हो जाएगी, डॉक्सीसाइक्लिन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्लेमिडियल इन्फेक्शंस, ठीक है। जिसमें क्लेमिडिया का इन्फेक्शन होता है, ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और इसमें अब ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। किसके साथ हम यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन में एजिथ्रोमाइसिन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइम डिजीज़। अब लाइम डिजीज़ ये भी स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन लेयर्स हो जाते हैं, इसमें हेडेक होती है, फीवर होता है। तो ये इसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। एक इसकी ये इंडिकेशन होगी। उसके बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का। जब ये इन्फेक्शन होता है तो इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम आती हैं, तो इसमें हम ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये फीवर की एक टाइप है जो किस वजह से होती है, रिकट्सिया रिकट्सी की वजह से। ये भी एक नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इसमें हम ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारी इसकी इंडिकेशंस हैं कि किस किस कंडीशन में, कौन कौन सी इन्फेक्शन में हम कौन कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसकी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस या फिर इंडिकेशंस भी कहते हैं इनको। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक। ये जस्ट आपने रीड करनी है कि ये कैसे कैसे कौन कौन से रूट से हम देते हैं, कैसे अब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी हम ओरल इंजेक्शन जब होती है इसकी, तो ये एडिकेटली अब्जॉर्ब इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। ओरल फॉर्म में भी ये अब्जॉर्ब होती है और आईवी फॉर्म में भी अब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कैसे होती है, जब इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है। उसके बाद देखें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिफरेंट टिश्यूज में जाके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे बाइल में, लीवर में, किडनी, स्किन, जिंजाइवल फ्लूइड, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट टिश्यूज में जाके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं वो सीएसएफ में भी जाके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे कि माइनोसाइक्लिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है, ये सीएसएफ में भी चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताई हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है ना, वो हमारे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके जो प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। जब प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं तो फीटस पे इस पे इफेक्ट आते हैं, फीटस पे इसके इफेक्ट आते हैं, उसकी बोन्स पे और इसकी टीथ पे। इसको हम कहते हैं डेंटिशन, टीथ लॉस, ठीक है। टूथ प्रॉब्लम होती है इसमें फीटस की। तो इसका ये एमसी को आपने याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इफेक्ट करती हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं। उसके बाद इसकी एलिमिनेशन कैसी होती है, ये हमने पढ़ा, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, दो रूट्स मेजर होते हैं, यूरिन के थ्रू और फीसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ठीक है। कि टेट्रासाइक्लिन जो है उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो इरिटेट हो सकते हैं, उससे क्या होगा, एपिक गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैल्सीफाइड टिश्यूज हो सकते हैं, मतलब कि जो डिफरेंट टिश्यूज में ये जाके एकुमुलेट हो जाएगी टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि बोन वगैरह है या फिर टूथ वगैरह, वहाँ पे ये डिपॉजिट होंगे और उस पर जो है ना डिफरेंट इफेक्ट कोज करेंगे, डिफरेंट जो है ना इसके इफेक्ट आएंगे, जैसे डिस्कलरेशन हो जाएगी टीथ की, ठीक है। और ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ। तो स्पेशली जो है इसको हम लिमिट करते हैं, अवॉइड करते हैं किसके अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, ठीक है, जिन पे उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कोज करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लिवर को भी डैमेज कर सकती है। जब इसको हम हाई डोज में देते हैं तो ये लिवर को डैमेज कर सकती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन में, ठीक है। उसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी है, मतलब जब एक पेशेंट टेट्रासाइक्लिन ले रहा होता है तो उसको अगर हम सन में एक्सपोज करेंगे या अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर एक्सपोज होंगी तो उसको स्वेयर सन बर्न हो सकता है। तो इसमें भी हमने उसको स्पेसिफिक सन प्रोटेक्शन के बारे में एजुकेट करना है, एडवाइस करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये एयर का एक पार्ट है, ये आपने पढ़ा होगा एनाटमी के अंदर। तो जब ये डैमेज होगा तो उससे डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, जैसे डिजीनेस है, वर्टिगो है, टिनाइटिस वगैरह है। टिनाइटिस में क्या होता है कि रिंगिंग सेंसेशन होती है, वर्टिगो में क्या होते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स आएंगी, उसकी एयर की सिम्टम आएंगी, उसका जो एयर का फंक्शन है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, मतलब जो ड्रग्स की वजह से, टेट्रासाइक्लिन की वजह से जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, उसमें सिम्टम्स कौन सी आएंगी, हेडेक हो सकती है, ब्लड वेन हो सकती है, ठीक है, अडल्ट के अंदर। उसके बाद क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको बता दी पहले कि इसको हम अवॉइड करते हैं किसके अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर और प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस को डैमेज कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, ग्लाइसीसाइक्लिन। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपने रीड करनी है। इसकी जो ड्रग्स आती हैं इसके अंदर कौन सी हैं, टाइगर साइक्लिन, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेम वैसा है जैसे हमने
प्रीवियस पढ़ा कि ये 30S पर जाके बाइंड होती है और बट प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये जस्ट आपने इतना ही करना है। उसके बाद इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये एक्टिविटीज की होती है, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी, ठीक है। एनारोबिक भी, एरोबिक भी, ग्राम नेगेटिव भी, ठीक है, सबके अगेंस्ट ये एक्टिव होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस किसके थ्रू शो करती है, इफ्लक्स पंप के थ्रू ये रेजिस्टेंस शो कर सकती है। उसके बाद जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये भी डिफरेंट टिश्यूज में जाके प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये ड्रग, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज होता है, ठीक है। और जो इसका रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो जो फिसिस के थ्रू होता है या बाइल के थ्रू ये एलिमिनेट होती है ड्रग। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग है, मतलब जीआरटी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, जीआरटी डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, पेंक्रियाज हैं वो इन्फ्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा लिवर इंजाइम जो है वो एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है, इस ड्रग की वजह से। और इसके अलावा बाकी जिसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो सिमिलर टू द टेट्रासाइक्लिन है, जैसे कि फोटो सेंसिटिविटी थी उसमें, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ है फिटर हॉल में, ठीक है, और टूथ जो है उसके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डिस्कलर हो सकते हैं। तो ये सारे इसके इफेक्ट जो है वो सिमिलर है उससे टेट्रासाइक्लिन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है इसकी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये इसका इंपॉर्टेंट इसका जो है ना क्वेश्चन है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये पेपर में आया हुआ है। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स भी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसकी जो एक्टिविटी होती है ना वो होती है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट इसकी जो एक्टिविटी होती है इन ड्रग्स की। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सेल के अंदर एंटर कैसे होती है, थ्रू द पोरिन चैनल्स के थ्रू ये एंटर होगा सेल के अंदर ये ड्रग, ठीक है। और इसका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, 30S होता है। जैसे उसका था 30S तो इसका भी 30S है। राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट 30S, उसके ऊपर जाके ये बाइंड करती है ड्रग। और इसका जो मेन टारगेट क्या होता है, एक स्टेप को प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है, असेंबली ऑफ द फंक्शनल राइबोसोम, ठीक है। जब राइबोसोम्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनती है ना, तो जब असेंबली नहीं होगी, उसकी प्रॉपर एग्रीगेशन नहीं होगी अमाइनो एसिड्स के राइबोसोम के ऊपर, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो उसकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। एक इसका ये एक्शन हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे राइबोसोम्स के ऊपर, उसको मिसरीड करती है ये ड्रग। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं इसकी डायग्राम से, तो इसके दो मेजर एक्शंस हैं। सबसे पहले क्या करेगी, बाइंड करेगी 30S के साथ, ठीक है, 30S के साथ ये बाइंड किया इसने। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि AUG है, इसकी एक कोडिंग होती है प्रॉपर, इसके साथ एक साथ U लगता है, U के साथ A लगता है, G के साथ C लगता है, ये अमाइनो एसिड्स की कोडिंग हो रही होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है ड्रग, ये मिस रीड करती है, मिस कोडिंग करती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। जब मिस कोडिंग होगी, मिस रीडिंग होगी अमाइनो एसिड्स की मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, बाइंडिंग और मिसरीडिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए, मतलब कि जो कोडिंग होती है जेनेटिक कोडिंग वो मिसरीड करती है इसको, ठीक है, जो ड्रग होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड। उसके बाद हम देखें इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है या इसकी जो रेजिस्टेंस के इफेक्ट हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इसके देखें एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, ये किसके अगेंस्ट एक्ट करती है, ये मैंने आपको बता दिया, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपने कर लेनी है, जैसे कि अमीकासिन है, जेंटामाइसिन है, ट्रोब्रामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। ये चार आपने ड्रग्स के नाम याद करने हैं। अब इसकी हम देखें इसकी जो इंडिकेशंस या यूजेस हैं उसमें क्या है, सबसे पहले टोलरीमिया। अब ये भी एक इन्फेक्शन है जो कि किसी जो रैबिट वगैरह होता है या कोई भी एनिमल है वो उसको बाइट करता है एक पर्सन को, तो ये इसमें एक इन्फेक्शन वाली डिजीज कोज हो सकती है। इसमें क्या क्या सिम्टम आती हैं, रेस्पिरेटरी रूट जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो क्या होती है, जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन इसमें इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हमारे पास और इसकी क्या क्या इंडिकेशन है, जैसे कि सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये भी एक इन्फेक्शन बैक्टीरिया का नाम है। अब ये कौन सा इन्फेक्शन कोज करता है, इसमें भी डिफरेंट बॉडी में सिम्टम्स आती हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम भी आ सकती हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है इसके अंदर। तो इसमें हम ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, ट्रोब्रामाइसिन, ठीक है, ट्रोब्रामाइसिन यूज़ करते हैं और साथ हम एक और एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं इसको। तो ये इसकी कुछ इंडिकेशंस थी 2 से 3, ये आपने यहाँ से याद करनी है। उसके बाद हम देखें इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है। सबसे पहले इफ्लक्स पंप के थ्रू भी होती है, उसके अलावा इसका अपटेक भी कम हो सकता है, एक डिक्रीज एक्यूमुलेशन। जब अपटेक कम होगा तो जो ड्रग है वो अंदर जाएगी नहीं सेल के अंदर, ठीक है, उसकी जो सिंथेसिस है वो होती रहेगी प्रोटीन की, ठीक है, तो इससे उसकी जो एक्टिविटी थी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी वो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी एंजाइम इनएक्टिवेशन की वजह से भी हो सकती है रेजिस्टेंस। तो इसके तीनों मैकेनिज्म वो शो करती है ड्रग। उसके बाद इसके देखें फार्माकोकाइनेटिक, तो ये कैसे कैसे अब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके दोनों रूट्स होते हैं,
ओरल भी होता है और पेरेंट्रल भी होता है, लेकिन ओरल में क्या होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो हम इसमें पेरेंट्रल रूट यूज़ करते हैं और टॉपिकल रूट भी यूज़ करते हैं, मतलब कि सरफेस के ऊपर अप्लाई भी करते हैं। कोई स्किन इन्फेक्शन होता है या कोई स्किन डिसऑर्डर होता है तो, ठीक है, इसमें हम करते हैं यूज़ टॉपिकल, ठीक है। नियोमाइसिन वगैरह होती है, जेंटामाइसिन होती है, जो हम यूज़ करते हैं टॉपिकली। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये भी इसकी इसकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो वेरी करती है फ्लूइड्स के हिसाब से, बॉडी फ्लूइड्स के हिसाब से ये वेरी करती है, डिफरेंट फ्लूइड्स में जाके इसकी डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि टेट्रासाइक्लिन की तरह ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फिटस के ऊपर इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। तो इसको भी हमने अवॉइड करना है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, प्रेग्नेंट वूमन के अंदर हमने इसको अवॉइड करना है क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। उसके बाद इसकी जो एलिमिनेशन है वो मैंने आपको बताया 2 तरह से होती है, यूरिन से होती है या फिर फीसिस से होती है। जो मोस्टली ड्रग जो है वो एलिमिनेट होती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होती हैं 90% जो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, और जो नियोमाइसिन है जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं ये किस तरह होती है, फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होती है बॉडी से। उसके बाद हम देखें इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो इसको आपने निमोनिक से याद करना है, पोना, ठीक है। पी से क्या है, ओ से, एन से, ए से। पी से हमारे पास क्या है, पैरालिसिस, ये न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस कोज करती है। जब इसका हाई डोज देते हैं, हाई कंसंट्रेशन देते हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, ठीक है, मतलब नर्व्स को डैमेज करती है, मसल्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओ से क्या है, ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि हमारी जो एयर्स है ना, एयर्स की जो स्ट्रक्चर है जैसे वेस्टिब्यूल है, ऑडिटरी नर्व्स वगैरह होती हैं, उनको डैमेज कर सकती है, ठीक है। जब ये इनका स्ट्रक्चर डैमेज होगा एयर का, इसमें क्या होता है, इनर एयर में एंडोलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ होता है, ये फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। इसका भी रोल होता है काफ़ी हेयरिंग में। तो जब ये डैमेज हो जाएंगे तो डेफनेस हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, एन। एन से है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब कि जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है इसमें। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये रिटेन हो जाती है, ड्रग जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, तो उससे किडनी डैमेज हो सकती है, माइल्ड से मॉडरेट स्वेयर भी हो सकती है, ठीक है। तो जब स्वेयर फॉर्म में जाएगी तो जो किडनी है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इरिवर्सिबल एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कोज करती है ये ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या है, ए। अब ए से क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि हम टॉपिकली ड्रग्स अप्लाई करते हैं, जैसे नियोमाइसिन है, ये हम सरफेस के ऊपर जब अप्लाई करेंगे स्किन इन्फेक्शन में, तो फर्दर ये जो है ना हाई डोज में देंगे तो ये रिएक्शन कोज कर सकती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है, जिसमें स्किन जो है वो रेडनेस हो जाती है, इसके ऊपर इन्फ्लेम कर जाती है। तो ये हमारे पास 4 इसके साइड इफेक्ट थे मोस्ट कॉमन। इसके अलावा मैं आपको इसका दिखाऊं पास्ट पेपर कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में से, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन ही इंपॉर्टेंट है और अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया हुआ है, इनुमरेट अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ये हमने पढ़ी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, ये नियोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, इस सबको आपने इन लिस्ट करना है और इसके अलावा आपने इसका मोड ऑफ एक्शन बताना है, ठीक है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करती है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको भी बताया, इसका निमोनिक आपने याद करना है, पोना, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आया हुआ इसमें से, साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये भी आपने याद करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। फोटोटॉक्सिसिटी है, सनबर्न हो सकता है, जो टूथ की डिस्कलरेशन हो सकती है, ठीक है, सीआरटी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये फिर रिपीट हो गया। उसके बाद है थेरेप्यूटिक यूजेस या क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये मैंने आपको टेबल करवाया कि इसके डिफरेंट जो इन्फेक्शन है उसमें हम यूज़ करते हैं, कोलेरा में, और बाकी फर्दर जो मैंने आपको दिखा दिया इसका जो टेबल था ग्राफ, ठीक है। तो ये आपने इसके जो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस है ये वो वहाँ से कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना एक और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, टेट्रासाइक्लिन को क्लासीफाई करें, तो ये पेपर इस बुक पे नहीं दिया हुआ, ये आपने यहाँ से कर लेना है इनाम दानिश की बुक से, टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन। इसकी 3 कैटेगरीज हैं टेट्रासाइक्लिन की, इसके ड्यूरेशन की बेस पे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पे कौन कौन सी हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। अब शॉर्ट एक्टिंग क्या है कि जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए उसका जो एक्शन है वो रहता है, उसके बाद उसका एक्शन जो है खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है और कोलीटेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इसमें क्या है, डिमेक्लोसाइक्लिन है और मेथासाइक्लिन है। इसके बाद लास्ट पे क्या है, लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, इसकी जो एक्शन जो है लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, इसमें क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन है और माइनोसाइक्लिन है। तो ये 3 कैटेगरीज आपने अपनी बुक पे लिख लेनी है, ये उस पर नहीं दी हुई लिपन कोड पे, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिकेशंस आपने यहाँ से करनी है तो ये सारी इन लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर सकती हैं इसकी इंडिकेशंस, चाहे आप वहाँ से कर लें जो मैंने टेबल करवाया आपको लिपन कोड की बुक से, और चाहे आप यहाँ से इन लिस्ट कर लें। उसके बाद जो था ना हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड, उसकी भी क्लासिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से करनी है आपने, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं दी हुई,
लिपन कोड की बुक पे नहीं दी हुई, आपने यहाँ से करनी है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स की है, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स डेट कोज कोक्लियर नर्व डैमेज, भी ऐसी ग्लाइकोसाइड जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि हमारी कोक्लियर नर्व को डैमेज कर रही होती हैं। तो वो कौन कौन सी इसके अंदर ड्रग्स आती हैं? अमीकासिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ठीक है। उसके बाद ऐसी अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि हमारी वेस्टिब्यूलर नर्व डैमेज कर रही होती हैं, वेस्टिब्यूल को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आएंगी? जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? जो कि हमारी नेफ्रॉन को डैमेज करती हैं, हमारी किडनी को डैमेज करती हैं, उसमें आती है नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है कि जिस ड्रग को हम पेरेंट्रली रूट से नहीं दे सकते, ठीक है। पेरेंट्रल रूट हम इसमें यूज़ नहीं करते, इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? टॉपिकल रूट यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी है? नियोमाइसिन है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज है इसकी क्लासिफिकेशन इसकी अमाइनोग्लाइकोसाइड की, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है, ठीक है। तो ये 2 आपने क्वेश्चन यहाँ से ऐड करने हैं और बाकी हमने सारा 11 कोड की बुक से करना, डायग्राम के जरिए भी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे अगली कैटेगरी मैक्रोलाइड्स या फिर कीटोलाइड्स, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।